Yes, स्टूडेंट्स ऑफ द 9th क्लास एंड ऑफ कोर्स जो सीनियर भी हैं और उनको भी अगर अपनी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये क्लास उनके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किस संदर्भ में इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि अरे भाई जो आप 11th में पढ़ेंगे, जो आईटी में पढ़ेंगे या नीट में पढ़ेंगे, उसके बेसिक्स तो यहीं से स्टार्ट होती है। इसीलिए दिस 9th इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ आईआईटी जेईई एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन। तो हमने एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करते हुए, पिछले हमने पुराने चैप्टर को कवर कर चुका है, तो आज हमारे पास है वर्क, पावर एंड एनर्जी 11 फिजिक्स। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वर्क। हमने वर्क से स्टार्ट किया। अब जरा वर्क को संदर्भ देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर किसी ने मुझे हुक्म दिया कि तुम यहीं पर खड़े रहो और मैं अगर लगातार यहीं पर खड़ा हुआ, तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मैं भी काम कर रहा हूँ। या मैं इस बोर्ड को लगातार अगर धक्का दे रहा हूँ तो ये भी कह सकता हूँ कि किसी ने मुझे कहा कि आप बोर्ड को धक्का दो, इसीलिए मैं इसे धक्का दे रहा हूँ, इसलिए मैंने वर्क किया। किसी ने कहा तुम इस कलम को पकड़ के रखे रहो इसे, और थोड़ी देर के बाद मैं भी कह सकता हूं कि मैंने भी तुम्हारा काम किया, मैंने कलम को पकड़ कर रखा। लेकिन फिजिक्स की भाषा में ये वर्क नहीं कहलाता है। अब क्यों नहीं फिजिक्स की भाषा में कहलाता है? आप जरा फिजिक्स की भाषा में देखिए। जब भी किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई फोर्स लगाते हैं और वस्तु में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या अदर डायरेक्शन, then only it is said work has been done। फिर से समझ, अगर हमारे हाथ में ये कलम है, आप देख सकते हैं, तो इस कलम को मैं फोर्स लगा रहा हूं अपने हाथ के द्वारा और इसे मैं लिफ्ट अप कर लिया, फोर्स कंटिन्यूअसली लग रहा है और मैं इसे ऊपर ले गया, तो मेरे द्वारा लगे गए फोर्स ने इस वस्तु के स्थान को अपनी जगह से बदल दिया। दैट मीन्स वी हैव सर्टेनली अप्लाइड वर्क। तो स्पष्ट हो गया हमारे पास कि वर्क तभी हम कहेंगे जब भी किसी वस्तु का अपने स्थान से परिवर्तन हो जाए तथा उसके ऊपर फोर्स कंटिन्यूअसली लगता रहे। अब हम फिजिक्स की भाषा में वर्क कहते हैं। वर्क क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी and the displacement of body in the direction of force। Full stop। मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं, सपोज कीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर एक फोर्स लगा। ये फोर्स लगने के बाद ये ऑब्जेक्ट आपका यहां पर आ गया। नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट 2 और ये फाइनल पोजीशन है। ये आपने फोर्स कर लिया। फोर्स का डायरेक्शन कौन है? आप देख सकते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन को आप अगर ऐसे कर देते हैं तो ये फोर्स और डायरेक्शन के साथ है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए, ये अगर एक्स हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले लें तो यहाँ से यहाँ तक दूरी गया, तो ये वस्तु भी किधर जा रहा है? आप ध्यान से देखिए, दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक्स का डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ हमने क्या देखता है? एफ ई पैरेलल टू एक्स। ये आप ध्यान दीजिएगा, एक्स के ऊपर भी हमने ये जो बार दे दिया, जो ये आप लकीर टाइप के देख रहे होंगे, ये सिर्फ बताता है कि इसकी दिशा भी इसमें इंगित है। तो व्हाट इज द वर्क डन? मैथमेटिकली वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां पर फोर्स और एक्स दोनों एक ही डायरेक्शन में। नाउ व्हाट इज द यूनिट? अगर यूनिट की बात करें ऑफ वर्क डन, W इज इक्वल टू फोर्स के लिए न्यूटन और डिस्टेंस के लिए मीटर। न्यूटन मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड जूल।
तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। ना अब दूसरी तरह से देखते हैं, एक इसका दूसरा पैरामीटर से भी देखा जाए हम लोग। सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और आपने फोर्स ऐसे लगाया, और लगाने के बाद ये फोर्स की डायरेक्शन इस साइड है, फोर्स और डायरेक्शन मैंने ये लिया, दिस इज फोर्स। लेकिन ऑब्जेक्ट यहां ना जाके सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, ये इनिशियल 1 पर था, अब ये 2 पोजीशन पर आ गया, और दिस इज द मूवमेंट। किधर चला गया आप ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट x हो गया, इस साइड चला गया, हमने एरो दे दिया। अब ये एक एंगल बना लिया, लेट अस सपोज दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। किसके डायरेक्शन के? ये डायरेक्शन किसका हो गया? डिस्प्लेसमेंट का। और ये डायरेक्शन किसका हो गया? तो थीटा क्या हो गया? थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x कह लेते हैं। एरो देने का मतलब आप समझ जाइएगा, फोर्स है उसके ऊपर डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी से कहते हैं जो डायरेक्शन के साथ है। अब हमारा वर्क डन के लिए फोर्स F लगा, तो वर्क डन क्या कहता है? फोर्स इनटू x। लेकिन ये x किसके डायरेक्शन में होना चाहिए? इस डायरेक्शन में। आप एक काम कीजिए, ड्रॉ पे परपेंडिकुलर, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हमारे पास x डैक्स हो जाएगा। ये x है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए? x डैक्स चाहिए। तो यू नीड x डैक्स। वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में नहीं, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ x डैक्स के लिए आपको क्या लिख सकते हैं? cos थीटा का आप अगर प्रयोग कीजिए तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो x डैक्स बाई x हो जाएगा। इसलिए x डैक्स इक्वल टू क्या हो गया? x cos थीटा। इसलिए वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स, और x डैक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? x cos थीटा। अगर x डैक्स डायरेक्ट दिया हुआ तब तो ठीक है, अदरवाइज कभी x और थीटा के फॉर्म में दिया गया है तो ये आप इसका इक्वेशन यूज करेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल यहां पर शो करता हूं, आप इजीली समझ जाइएगा। देखिए यहां पर एक फोर्स लग रहा है, दिस इज 100 न्यूटन, और मैंने इस फोर्स का, ये फोर्स 100 न्यूटन हो गया और डिस्प्लेसमेंट इसका 20 मीटर हो गया, एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिस ऑब्जेक्ट O1 एंड दिस इज O2। नाउ व्हाट इज द वर्क डन? इस केस में कितना हो जाएगा बच्चे लोग? दिस वर्क डन, क्या आप समझ गए होंगे? फोर्स 100 न्यूटन है, और आपके लिए क्या आ जाएगा? x cos थीटा। मतलब अगर ये वाला x है और ये थीटा हो गया 60 डिग्री, तो आपको यहां पर क्या पुट करना पड़ेगा? x cos थीटा। x रियल डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो गया 100, x के जगह पर 20 एंड cos 60 डिग्री। 100 इंटू 20, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, इसलिए 1000 ये जूल हो जाएगा। मैं इसे नीचे मिटा देता हूं ताकि आपकी दृष्टि स्पष्ट हो जाए। आप फॉलो अप कर लिए होंगे कि डायरेक्शंस के कारण। अब जरा सा आपके पास मान लीजिए एक क्वेश्चन और मैं देता हूं। सपोज के लिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां फोर्स लगा, ऑब्जेक्ट आपके पास यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया। सपोज कीजिए ये आपका दिया हुआ 4 मीटर, ये दिया हुआ है 3 मीटर। सपोज कीजिए ये ऐसे दिया हुआ है, और ये आपका 100 न्यूटन का बच्चे फोर्स लग रहा है। क्या आपने देखा? शुरू में ऑब्जेक्ट यहां पर है, बाद में ये कहां पर चला गया? x इक्वल टू 4 मीटर। आपसे पूछा वर्क डन कितना होगा, आप क्या लेंगे? क्या गेस कर सकते हैं? यहां पर आपको एंगल की जरूरत है या नहीं है? कहां जरूरत है? आपको तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया ही हुआ है, तो फोर्स हो जाएगा 100, और इस फोर्स को छोड़ दीजिए, इधर से क्या मतलब है? आपका पैरेलल डिस्प्लेसमेंट तो आपको दिया ही हुआ है, तो ये फिर x के जगह पर आप 3 मीटर कर दीजिएगा, तो आपके पास कितना हो गया? 300 न्यूटन मीटर। इसे हम लोग किस भाषा में लिख सकते हैं? 300 जूल। बोलिए, आप समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इतने सारे सवालों को देखने के बाद आप वर्क डन पर कॉन्सेप्ट मजबूत कर लिया। नेक्स्ट वर्क डन एक बार और देखिए। वर्क डन, ये एक ऑब्जेक्ट है, आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर हम इसे एक पुश कर दिए और ये घूम के यहां तक आ गया। अब ये रफ सरफेस है, और आप जानते हैं कि देयर विल बी ए फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर लग रहा होगा। F कौन सा फोर्स हो गया?
फ्रिक्शनल फोर्स। यहां पर इसको हमने वेलोसिटी दिया था, इधर देके छोड़ दिया। ये वाला ब्लॉक कहां पर आ गया, O से क्या आ गया, O2 पर आ गया, O1 से O2 पर आ गया। और कितना दूरी तय किया ये भी आपको बता दिया गया कि सपोज कीजिए ये आपके पास x दूरी तय किया। यहां पर फोर्स आपका ऊपर से नहीं लग रहा है, ये फोर्स कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। कहां से आ जाएगा, बिटवीन ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है, एंड कॉन्टैक्ट सरफेस। आप हमें ये बताइए कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा। ये कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं हो जाएगा। वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा का वैल्यू, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। फोर्स कितना लग रहा है, एफ दिया हुआ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स है, ये भी ठीक है। नाउ व्हाट इज कॉस थीटा वैल्यू, ये ध्यान दीजिए। देखिए बच्चे लोग, फोर्स पीछे की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस साइड है, डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है। तो बताइए आपका एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसको fx -1 लेते हैं, माइनस fx। तो आपने क्या देखा कि एंगल अगर आपका जस्ट अपोजिट हो गया है 180 डिग्री, तो वर्क डन निगेटिव भी आ जाता है। तो आपने देखा पहले वाले केस में वर्क डन पॉजिटिव आया था, अभी के केस में वर्क डन निगेटिव भी आ गया। अब एक तीसरा केस मैं आपको दिखाता हूं, ये भी ध्यान से देखिएगा। आप ये देखिए ध्यान, एक ब्लॉक है, इस पर मैंने एक इधर फोर्स लगाया, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। बढ़िया बात है, आप समझ रहे होंगे बच्चे लोग। आप समझ सकते हैं F क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, पीछे की ओर लग रहा है, ठीक है। एक फोर्स हमने पढ़े थे, ग्रेविटी फोर्स, आप ये पढ़े, ग्रेविटेशन में पढ़ाया था, और पीछे जाके देख सकते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो जाएगा, m इंटू जी। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एक जमीन से रिएक्शन लगता है, क्यों, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये देखिए, ये जमीन पर है और mg फोर्स लगा रहा है और अपनी जगह पर है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अपोजिट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। ये वाला नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम लोग एन से सिंबल कहते हैं। ये आप देख लीजिए, नॉर्मल रिएक्शन कहां से आता है, कॉन्टैक्ट सरफेस से स्टार्ट होता है और बॉडी के सेंटर से पास करता हुआ चला जाएगा। हम थोड़ा साइड में लेते हुए हैं। तो अब आप देखिए, इस अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद उस ब्लॉक पर एक फोर्स ही सिर्फ नहीं लगा, 4 फोर्स लग रहा है। एक ग्रेविटी फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स स्वतः लग रहा है, क्योंकि वो जमीन को, जैसे मैं जमीन पर खड़ा हूं तो मेरा ग्रेविटी फोर्स भी लग रहा है और सरफेस के द्वारा मेरे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। और ये ब्लॉक घूमते हुए यहां तक आ गया। सपोज कीजिए ये ब्लॉक यहां तक आ गया, ये ब्लॉक अपनी जगह पर आ गया और ये दूरी दे दिया, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया, x। तो ये पहला पोजीशन O1 का हो गया और ये O2 का हो गया। अब आपसे मैं कुछ बातें पूछूंगा और आप स्पष्ट रूप से बताइएगा। नाउ व्हाट इज ए वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप हमेशा लिखिएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब देखिए फोर्स कितना लगाया है, F, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, और कॉस एंगल कितना होगा, ये देखिए फोर्स भी इसी तरफ है, ये वाला अप्लाइड फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, दोनों पैरेलल है, कॉस 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, Fx। दिस इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। चलिए एक और बताइए, व्हाट इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। क्या आप ये बताने के रखते हैं, पिछली बार भी तुरंत मैं डिस्कस किया, फोर्स लग रहा है F और डिस्प्लेसमेंट मान लिया जाए कितना हो गया, x ही डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी यहां था अब यहां पर आ गया x, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, इसलिए ये वर्क डन क्या हो गया, माइनस Fx। तीसरा, अब आप बताइए व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। वर्क डन बाय
ग्रेविटी फोर्स, जरा सोच के बताइए। ग्रेविटी लग रहा है नीचे, तो ये फोर्स कितना है mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से बॉडी यहां तक चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट x हो गया। नाउ व्हाट इज द एंगल, ये देखिए ध्यान से, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसका मतलब हो जाएगा cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू तो जीरो होता है, इसलिए पूरा वैल्यू कितना हो गया जीरो, cos 90 इक्वल टू, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स, जीरो। ये कैसे हो गया, ध्यान दीजिएगा, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में 90 डिग्री या परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसी समय समझ लीजिएगा कि वर्क डन जीरो हो जाएगा। बढ़िया कॉन्सेप्ट था। चलिए एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट देखिए। नाउ व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। अब आपका क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन n है बेहतर, डिस्प्लेसमेंट कितना है x है, ये भी बेहतर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो यहां पर भी देखिए नॉर्मल रिएक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, फिर 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री, तो इसका मतलब भी ये भी क्या हो गया cos 90 जीरो जीरो। इसीलिए टोटल वर्क डन बच्चे लोग कितना हो गया, अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज टोटल वर्क डन, आप सभी फोर्स को, सभी वर्क डन को जोड़ दीजिएगा, तो एक हो गया Fx और दूसरा हो गया माइनस Fy। दिस इज द टोटल, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि वर्क डन नेचर, क्या नेचर का हो सकता है, पहला इट मे बी पॉजिटिव इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और अक्यूट एंगल। थीटा का मतलब हो गया कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। दिस विल बी नेगेटिव इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल। अब थीटा क्या होता है बच्चे लोग, थीटा का मतलब हो गया एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल टू जीरो if theta is equal to 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और वर्क डन मे बी जीरो डिपेंडिंग ऑन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज एंगल थीटा। किन किन बातों पर वर्क डन निर्भर करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क डन, ये भी चेक कर लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क डन, क्या आप लोग देते हैं Fx cos थीटा। तो वर्क डन किन किन पर निर्भर करेगा, वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू एफ, वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। सो देयर आर 3 डिफरेंट फैक्टर्स अपॉन विच द वर्क इज डन। नाउ नेक्स्ट, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और बाय ग्राफ मेथड। ये चलिए थोड़ा सा चीज कहने का मतलब ये क्या हो गया, पिछले वाला में जो हमने पढ़ा था उसमें क्या होना चाहिए था, फोर्स शुड ऑलवेज बी कांस्टेंट। एफ का वैल्यू आप देखिएगा जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उस केस में क्या होगा जब फोर्स वेरिएबल हो जाएगा, उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड का प्रयोग कीजिए। जैसे आप ये देखिए बच्चे लोग, यहां पर डिस्प्लेसमेंट का x इक्वल टू 0 है और यहां पर दे रहा है डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 10 मीटर। ये वाला क्या लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला टर्म क्या हो गया, फोर्स हो गया। और कितना फोर्स लग रहा है, यहां पर देखिए ये कह रहा है 100 न्यूटन हो गया। तो क्या ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, शुरुआत में लग रहा है जबकि बॉडी x इक्वल टू पर था, शुरुआत में मान लीजिए बॉडी यहां पर है तो कह रहा है फोर्स 0 लग रहा है यहां पर, और जब ये दूर चला आता है 10 मीटर चला आया है, जब ये 10 मीटर चला गया है तब फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। शुरू में फोर्स कितना है, 0। अब पूछता है वर्क डन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना दूरी तय किया, इसी चीज को ग्राफ में दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, शुरू में यहां पर फोर्स कितना है, 0, और जब वो 10 मीटर कवर कर लिया तो फोर्स कितना है, 100 न्यूटन। नाउ व्हाट इज ए वर्क डन, तो आप याद रखिएगा वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड
डिस्प्लेसमेंट। अब आप इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ। ये देखिए फोर्स कितना है, 100 में से 0 घटा दीजिए तो कितना हो गया, 100 माइनस 0, ये फोर्स हो गया। इनटू इसका एरिया के लिए ये बेस कितना हो गया, 10 मीटर। इसका मतलब हो गया 50 इंटू 10 500 जूल। तो कितना लगा, 500 जूल। ऐसे अगर आप डायरेक्ट बनाते हैं 100 इंटू 10 तो ये हो जाता 1000, तो आपका गलत हो जाता। ध्यान दिए, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन 2 कदम सिलेबस से आगे रखिए, फायदा आपको होगा, हायर में भी आप टॉप पर रखिएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब का जो दिया हुआ क्वेश्चन है मैं उनको करा देता हूं। ये देखिए क्वेश्चन 1 पर मेरा फोकस हो गया। ये क्या कहता है क्वेश्चन, ए पोर्टर लिफ्ट्स ए लगेज, ए पोर्टर लिफ्ट्स ए लगेज of 15 kg from the ground and puts it from the ground and puts it on his head of height 1.5 meter. What work he does? What work he does? कितना वर्क करेगा आप बताइए। देखिए यहां पर समझिए, ये आपके पास एक सामान है और ये एक पोर्टर है। सपोज कीजिए पोर्टर ग्राउंड पर खड़ा है। अब हुआ क्या कि इस सामान को अपने हाथ से लगा लिया, नीचे से पकड़ लिया और पकड़ के वो अपने सर के ऊपर लग दिया। तो नीचे फोर्स कितना लग रहा है, आप ध्यान से देखिए, ग्रेविटी फोर्स कितना लग रहा है, mg। तो उसको ऊपर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा इसे उठाने के लिए, केवल उठा लेना है तो बोलिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg। और ये कितना हाइट तक ले जाएगा, h हाइट तक ले जाएगा। तो फोर्स के दिशा में डिस्प्लेसमेंट इधर से ऐसे करके ले गया, उससे कोई मतलब नहीं है। फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ध्यान से, हालांकि देखिए आपका पाथ ऐसे करके ले गया, उससे नहीं मतलब है। फोर्स का डायरेक्शन किधर है आप देख सकते हैं, ग्रेविटी इधर लग रहा है तो फोर्स किधर लगाएगा, पुली के सीधा लगाएगा, फोर्स ग्रेविटी के ठीक अपोजिट, और उठा के इसे रख लिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1.5 मीटर। बोलिए वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। दैट इज वर्क। अब फोर्स कितना लगाएगा, वो mg के बराबर और h हाइट हो गया, दैट इज द वर्क डन। अब इसका लगेज का मास 15 kg है, g का वैल्यू 10 होता है और हाइट 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 225 जूल। 15 इंटू 15 दैट इज 225 जूल। क्या आपने बात को समझा, बढ़िया से। जैसे मेरे हाथ में ये कलम है, आप देखिए ध्यान से, इस कलम पर मैं कितना फोर्स लगाऊंगा ऊपर उठाने के लिए, जितना कलम का वेट होगा। कलम का वेट कितना होगा, mg। मान लीजिए मुझे h हाइट तक ले जाना है तो mg है। हालांकि मैं अगर इसको ऐसे करके भी ले जाऊं तब भी हमारे पास उतना ही फोर्स तो इधर ही लग रहा है ना, ऐसे करके फोर्स है, तो हम ऐसे ले जाएं उससे नहीं मतलब है। फोर्स के दिशा में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर वो दे दिया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी के ऊपर। एनर्जी, इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैपिटल ई से सिंबल करते हैं। इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू डू द वर्क। सिंपल, इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन to do work. In this sense, energy measures the work. Very simple. इसलिए एनर्जी का भी यूनिट क्या हो जाएगा, एनर्जी यूनिट ऑल्सो जूल। नाउ व्हाट इज 1 जूल, क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज 1 जूल। आपने देखा जूल के लिए कितना आता है, 1 न्यूटन का फोर्स अगर 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर दे वस्तु को, तो आपका न्यूटन मीटर लेना था, 1 न्यूटन 1 मीटर अगर कर देंगे तो 1 जूल आ जाएगा। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल
1 joule is energy or work to displace an object by 1 meter through a force 1 Newton. That is 1 joule. So 1 joule equal to 1 Newton into 1 meter. That is simple. तो इस तरह से आपने एनर्जी का यूनिट देख लिया. अब एक इसमें फॉर्मेट आता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी. is the energy in the object by virtue of its motion and mass. Suppose a body has m mass and moves with v velocity. Then kinetic energy, जिसे मैं k से बोलूंगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर. नाउ प्रूफ ऑफ, अब आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर कैसे होता है. यहां से आइए, प्रूफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर. आंसर, according to work energy theorem, according to work energy theorem, change in kinetic energy or work done is equal to change in kinetic energy. तो ये एक थ्योरम दिया गया है वर्क एनर्जी का, इसी से बनाना. कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m with initial velocity u and after traveling s distance its velocity is v. Let acceleration of body is equal to a constant. This acceleration is constant. तो हुआ क्या, ये कोई ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स लगा F, सपोज कीजिए फोर्स लगा, इसकी मास m है, इसकी इनिशियल स्पीड u है, इसकी फाइनल स्पीड v है, और ये डिस्प्लेसमेंट s दिया, और एक्सीलरेशन क्या हो गया a. इतनी बात को हमने मान लिया. तो हमारे पास क्या होता है, आप लोग ये देख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एक फॉर्मूला है. सो व्हाट इज s? s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई नो थीटा.
नाउ व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? आप क्या ये निकाल सकते हैं व्हाट इज वर्क डन? हमने तो पढ़ लिया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन। दोनों के बीच में यहां पर थीटा कितना है? 0 डिग्री, इसलिए cos 0 इक्वल टू 1। आप ये भी याद रखिएगा, cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 1 है। दोनों पैरेलल है, इसलिए cos 0 1 हो गया। फोर्स की वैल्यू की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं? मास इनटू एक्सीलरेशन। आप पुट कर सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की जगह पर हम लोग चाहेंगे तो वहां पर इसको पुट कर सकते हैं। यहां पर अगर एक्सीलरेशन निकाल दें तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग? अगर एक्सीलरेशन ले लें तो यहां पर s हो जाएगा, बात तो एक ही पड़ता है। तो यहां पर हम लोग एक्सीलरेशन के इसको s को रहने दीजिए और यहां पर रहने दिए मास। एक्सीलरेशन की जगह पर क्या लिख सकते हैं? v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2s, और एक s पहले से ही मौजूद है, ये दोनों कट जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया? हाफ m v² माइनस हाफ m u²। दिस इज द वर्क डन। नाउ वर्क डन बराबर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरी दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां के बाद आ जाइए, डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? हाफ m v² माइनस हाफ m u²। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाफ m v² माइनस हाफ m u²। ये आ जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब आप मान लीजिए, एज्यूम इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, तब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा आपके पास? ये काइनेटिक एनर्जी शुरू में u है ही नहीं, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि फाइनल कितना हो जाएगा? हाफ m v²। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। अगर उसके पास सिर्फ एक ही स्पीड है तो हाफ m v², अगर स्पीड में परिवर्तन आया है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूला को बेहतर ढंग से याद रखना चाहिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ m v² माइनस हाफ ऑफ m। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा दूसरा टाइप का एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसे सभी लोग ज्यादातर पोटेंशियल एनर्जी के ही नाम से कहते हैं। ग्रेविटेशनल वर्ड को बहुत लोग ओमिट कर देता है, लेकिन है ग्रेविटी के पार्ट में। अब हम लोग देखते हैं डीसी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज, दिस का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन with given reference, with given reference। ये बात कहता है। मैथमेटिकली क्या होता है? मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग अगर यू से कहें, सिंबॉलिकली यू कर दे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी के अधीन, जैसे इसे आप समझाते हैं। हालांकि पिछला क्वेश्चन भी तो उसी के बेस पर था। अब एक बार फिर से देख लीजिए। सपोज कीजिए एक ब्लॉक है और मैं इसे एक फोर्स लगाता हूं ऐसे, और इस ब्लॉक का मास m है, और ये रेफरेंस लेवल, आप समझिएगा इसे, ये रेफरेंस लेवल है। यहां से उठा के इसको यहां तक ले आया गया। पहले इसकी सेंटर और इसकी सेंटर में, अब इसकी ऊंचाई को कितना मैंने ले आया? h हाइट ले आया, मास था m। देखिए इस ब्लॉक को आपने किस फोर्स के द्वारा, जमीन से आपने एक फोर्स लगाया और इसे यहां तक ले आया। ये फोर्स अभी भी लग रहा है। अब आपके पास मास m है तो नीचे की ओर ग्रेविटी फोर्स कितना लगेगा? mg। तो उठाने के लिए आपको कितना फोर्स की जरूरत पड़ेगा? mg। ये फोर्स हो गया। ये फोर्स कितना दूरी तक इसको डिस्प्लेस किया है? ऊपर की ओर, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना मूव किया है? h। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है? वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी। मतलब क्या हो जाएगा? mg व फोर्स इंटू h। दोनों के बीच में थीटा कितना है? फोर्स ऊपर की ओर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, इसलिए थीटा 0 और cos 0 इक्वल टू 1। तो दिस इज फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कितना ले लिया इस ग्राउंड पर, दैट इज 0। इसको अगर 0 ले लें तो अब इसके पास ऊंचाई पर आने के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh। और अगर लॉस की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएगा तो उतना ही लॉस भी करेगा। जैसे मेरे पास में ये कलम है, ध्यान से देखिएगा, हम इस कलम को ऊपर ले रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। कितना बढ़ेगा, mg इसका मास होगा, h से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर इसको हम h नीचे ले गए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस रेफरेंस की तुलना में क्या होगा, कम हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट इसमें पास पूछता है व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी आप याद रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हो गया सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद एक क्वेश्चन इसकी पार्ट में आता है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ एनर्जी। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ एनर्जी ये क्या कहता है, आप बढ़िया से समझिएगा। कहता है कि आपने मैकेनिकल एनर्जी को देखा, कन्वर्टिबिलिटी में हो सकता है कन्वर्ट। क्या कहता है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म of energy could be converted into another form of energy. But total energy remains same. But total energy remains same। बहुत आसान। मतलब क्या हो गया, जैसे मेरे हाथ में ये कलम है, देखिए अभी इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी 0 जो रुका हुआ है, और इसको हम छोड़ देंगे तो क्या करेगा, ये नीचे जाएगा। अब क्या होगा, उसमें स्पीड पकड़ लेगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। लेकिन कौन सा एनर्जी घट जाएगा, ऊंचाई से नीचे चला गया तो कौन सा एनर्जी घट गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा उतना ही काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। दैट इज कॉल्ड कन्वर्टिबिलिटी ऑफ एनर्जी। तो एग्जांपल में क्या देंगे, व्हेन ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, its kinetic energy increases and gravitational potential energy decreases, and this is the simple proof of the convertibility of energy. next अब हमारा टॉपिक रहेगा कंसर्न कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, टू रिमेन सेम। अगर वो सेम रह जाएगा तो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है, फॉर मैकेनिकल एनर्जी लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू gain in kinetic energy. In other words, मैथमेटिकली क्या हो गया, मैथमेटिकली कहता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हो जाता है, जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो, और एक नया वर्ड भी इसमें यूज होता है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, मैं उसे बाद में समझा दूंगा, आप इसे देखिए। चलिए इसकी प्रूफ को देखते हैं हम लोग। प्रूफ बहुत आसान सा प्रूफ है। आप यहां पर एक स्टोन ले लीजिए और एक जमीन ले लीजिए, बेहतर फॉलो अप कीजिए। लेट अस सपोज इट इज एट ए हाइट ऑफ h, और ये एक स्टोन है
मास ऑफ स्टोन m। ये अभी इसका क्या है, u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा फॉर वन पोजीशन के लिए, इसका नाम 1 ले लीजिए। काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 दैट इज इक्वल टू हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर, क्योंकि उसकी स्पीड 0 है इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0। नाउ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हमने आपको पढ़ाया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाता है mgh। आप कितना हाइट उसे ले गए थे, मान लीजिए mg मास है इसका और हाइट कितना पर है h है, इसका मास है m और हाइट कितना है, ये इस रेफरेंस से कितना हाइट पर गया हुआ है h हाइट पर है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया। इसलिए मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी ऐड करके देख लीजिए, ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो आपके पास क्या बचा mgh, इक्वेशन 1 के लिए। अब सपोज कीजिए कि ये आके बीच में आ गया, यहां पर आ गया, तो अब बताइए सपोज कीजिए ये x हाइट गिर गया और यहां पर का वेलोसिटी v हो गया, तो अब इसको हम लोग 2 लेवल पर मानते हैं, 2 लेवल के लिए। तो v का वैल्यू निकालिए फॉर 2 के लिए, फॉर 2 के लिए v का वैल्यू क्या होगा, x हाइट गिरा है तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gx। क्योंकि एक्सेलरेशन फ्री फॉल का है इसलिए मैंने g का पुट किया। आप देख सकते हैं u 0 है, 2g और x कितना गिरा है, x ही गिरा है, तो इसकी v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2gx। ठीक है, नाउ व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, अब कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर के जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं 2gx, 2 से 2 कट गया, आपका कितना आ गया mgx आ गया। अब इसी जगह का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 के लिए क्या पढ़ेंगे, mg और हाइट, हाइट कितना बच गया, पहले का हाइट h था, x गिर गया तो ये रिमेनिंग क्या हो गया h माइनस x, तो यहां पर x के जगह पर हो जाएगा h माइनस, तो ये वैल्यू कितना हो गया mgh माइनस mgx, ये 2 हो गया। अब आप इसी 2 के लिए टोटल एनर्जी निकाल लीजिए, टोटल एनर्जी इसी 2 के लिए, टोटल एनर्जी किसके लिए, 2 पोजीशन के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितना, आप यहां पर देख चुके हैं, आपके पास mgx आ गया है, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh माइनस mgx, ये दोनों कट गया, आपके पास क्या बच गया mgh। आपने क्या देखा कि किसी भी पोजीशन चाहे यहां पर हो या यहां पर हो, टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी mgh ही रहता है, एंड हिज प्रूव्ड। क्या आपने प्रूव कर दिया कि टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट एंड द एनर्जी कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पहले वाले फॉर्म में इसमें क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, आपके पास क्या है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहां का पोटेंशियल एनर्जी और यहां का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हो गया। दैट इज द सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, इस बात को भी आप जानकारी रखिएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब क्या हो गया बच्चे लोग, ये आप समझ लीजिए, किसी ने एक मास को यहां से सीधे यहां तक ले गया, आप देखिए ध्यान से, इससे उठा के इसे यहां तक ले गया और हाइट कितना ले गया h, और किसी ने इसको स्टेप से ऐसे करके ले गया, इस हाइट तक ले जाने में इसको स्टेप से लाके यहां तक लाया। अब आपके पूछेगा कि बताइए किसमें एनर्जी ज्यादा है, इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, तो दोनों का लेवल तो सेम ही है ना। अगर यहां पर रेफरेंस लीजिए और ये रेफरेंस लीजिए, तो इसकी उठाई यहां पर भी हो गया और इसी लेवल से लेंगे तो इसकी उठाई यहां तक भी हो गया, और हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इस केस के लिए, नीचे कितना फोर्स लग रहा है mg और कितना हाइट गया mgh। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या मतलब हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट, तो वो किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। आप देखिए ग्रेविटेशनल डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, नेक्स्ट हो गया पावर, इसे भी ध्यान से पढ़ ले हम लोग। पावर, इसका सिंबल हम लोग कैपिटल P से लेंगे। तो व्हाट इज पावर, सिंपल हो गया, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, rate of doing work is called power. The rate of doing work is power.
ठीक है, मतलब क्या हो गया, आप ऐसे करके आ जाइए, पावर इज इक्वल टू, हम लोग पावर के लिए क्या पढ़ेंगे, आप अगर ध्यान से देखिएगा, पावर इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन कितना था हमारे पास, F इंटू एक्स, और टाइम 30। अब हमारे पास F और x बाई टी आ गया, तो ये क्या हो गया, F इंटू भी वेलोसिटी, x बाई टी इक्वल टू वेलोसिटी, और वो वैल्यू कितना है, x बाई टी। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया बच्चे लोग, आपके पास दो फॉर्मूला हो गया, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ये भी पावर हो गया, या दूसरा क्या हो गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी, दो पावर का फॉर्मूला। आप पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन रेट ऑफ डूइंग पावर, या इसका हम लोग दूसरा पावर को कैसे कह सकते हैं, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, या इसका दूसरा फॉर्मूला हो सकता है पावर इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। दोनों अपने अपने न्यूमेरिकल के हिसाब से आपको यूज कर लेते हैं। नाउ ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा पावर का, आप देख सकते हैं वर्क डन जूल और टाइम सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड, दैट इज सिंपली कॉल्ड वॉट। याद रखिएगा पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। क्या पावर टाइम पर डिपेंड करता है, अगर सेम आप यहां पर नोट कीजिए, नोट, डज पावर डिपेंड ऑन टाइम, डज पावर डिपेंड ऑन टाइम, क्या आपको लगता है कि पावर टाइम पर डिपेंड करेगा, यस। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन, अगर वर्क डन सेम है लेकिन टाइम अगर अलग अलग है तो पावर बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो कोई अगर जल्दी काम कर देगा तो पावर ज्यादा हो जाएगा, और कोई का काम को अगर देर से करेगा तो उसकी पावर कम हो जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पावर से संबंधित मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, टू गर्ल्स ईच ऑफ मास, ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। क्वेश्चन में दिया गया टू गर्ल्स, ईच ऑफ वेट डायरेक्ट दिया गया हुआ है, ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, क्लाइम्स अप ए रोप, क्लाइम्स अप ए रोप थ्रू ए हाइट ऑफ 8 मीटर, थ्रू ए हाइट ऑफ 8 मीटर, 8 मीटर ऊंचाई पर रस्सी के सहारे चढ़ जाती है। गर्ल ए, पहला वाला का नाम गर्ल ए है, टेक्स 20 सेकेंड, टेक्स 20 सेकेंड, एंड गर्ल बी टेक्स 50 सेकेंड, एंड गर्ल बी टेक्स 50 सेकेंड to accomplish this task, to accomplish this task. Find power each. आपको पावर ईच का निकालना है। ध्यान दीजिएगा आंसर। सबसे पहले पावर ए का ले लीजिए, गर्ल ए के लिए, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए लड़की का वजन है 400 न्यूटन, और रस्सी के सहारे ये कितना ऊपर चली जाती है, ऐसे करके देखिए, एक रस्सी है, ये एक लड़की है, इसे पकड़ लो, और इस रस्सी के सहारे एक फोर्स को लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाएगी, इसका अपना वजन कितना है mg, तो ये फोर्स कितना लगाएगी रस्सी के ऊपर ताकि रस्सी इसको खींच ले, mg, और ये रस्सी खींच के ये लड़की यहां तक पहुंच गई, ये लड़की यहां तक पहुंच गई, और कितना मीटर तक चली गई, 8 मीटर तक। आप गेस कर लिए क्या हो गया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, mg इंटू ये h, तो वर्क डन कितना हो गया, mgh डिवाइडेड बाई t। mg को हम लोग वेट कहते हैं, तो w इंटू h डिवाइडेड बाई t, ये हो गया। mg को हम लोग वेट डायरेक्टली कहते हैं। तो पहला वाला का वेट कितना है, बल्कि दोनों का सेम है, 400 न्यूटन। कितना हाइट चली गई 8, और कितना देर में चली गई 20 सेकेंड। इसे आप कैंसिल कर दीजिए,
तो ये कितना हो जाएगा 160 वाट, W वाट हो गया। चलिए पावर बी गर्ल का कितना हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, सेम हो जाएगा। वर्क डन तो दोनों का सेम ही हो जाएगा, 400 उसका भी वजन है और 8 मीटर वो भी ऊपर उठी, लेकिन ये थोड़ा सा लेट करके उठी, ज्यादा समय लग गया इसको, 50 सेकेंड है। तो इसको हम लोग काट देंगे, ये कटेगा, ये 8 हो गया, 160 नहीं थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा ना, ये 0 से 0 5 ये 64 ओनली 64, तो 64 वाट कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 64 वाट। तो वेरी सिंपल, किसका पावर ज़्यादा है, जो कम समय में चल के चलेगा, इसका मतलब पावर डिपेंड्स ऑन टाइम। मैं यही कहना चाह रहा था कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम अगर कम होगा पावर ज़्यादा होगा, इस गर्ल में तो यही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ए बॉय ऑफ मास 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 सेकेंड। मतलब क्या हो रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे करके स्टेप्स हैं, ऐसे ऐसे कितने स्टेप्स हैं आपके पास दिया हुआ, 45 स्टेप्स हो गए, 45 स्टेप्स हो गए। और इसमें एक चीज ये भी दिया हुआ कि 9 सेकेंड में चढ़ जाता है। एक लड़का यहाँ से है और 45वां वाला पर आ जाता है 45 पर, और टाइम इक्वल टू से कितना लगा, 9 सेकेंड लगा। इफ हाइट ऑफ ए ईच स्टेप, यहाँ पर इसका हाइट दिया हुआ है ईच स्टेप का 15 सेंटीमीटर, तो 45 स्टेप अगर चढ़ा है तो कितना हाइट चला गया होगा, ये आप तो निकाल सकते हैं। हाइट टोटल कितना गेन कर लिया, हाइट टोटल गेन इक्वल टू उसका एक का हाइट है 0.15 मीटर और ऐसा ऐसा 45 हो गया, तो इतना मीटर गेन कर लिया। कितना देर में गेन कर लिया है, 9 सेकेंड में। इसलिए इसका वर्क डन कितना किया, वर्क डन ऊपर चढ़ने में, वर्क डन इन गेटिंग अप। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है हम लोग पढ़े, वर्क डन में mg इंटू सीधा सीधी ग्रेविटी के आप चले जाइए, क्योंकि ग्रेविटी का जितना फोर्स लगेगा उतना ही एक्सटर्नल उसको लगाया और h हाइट तक चला गया। और इसका पावर कितना हो जाएगा, तो ये mg h हो जाएगा और डिवाइडेड बाई टाइम t हो जाएगा। m इस बच्चे का कितना दिया हुआ आपके पास 50 kg है, g कितना है 10 है और हाइट कितना है 45 इंटू 0.15, और कितना देर में इसे लगता है चढ़ने में, 9 सेकेंड। तो इतना वाट आपका आंसर आ गया। ये सिंपल हो गया, आप इसका लॉजिक समझ गए होंगे। ये देखिए इस बच्चे का फोर्स किधर लग रहा है, mg नीचे की ओर लग रहा है, इसको कितना फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा अपने आप को ऊपर चढ़ने के लिए, mg। और ये कितना हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक चढ़ा, 45 के हाइट, 45 गुना 15 गुना कर दीजिए, उतना हाइट ऊपर चल गया। मेन लॉजिक पकड़िए, फोर्स इक्वल टू mg और यही से ऊपर ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहां पर समझ लीजिए, कभी कभी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द एवरेज पावर। कॉन्सेप्ट एवरेज का भी आता है, पावर का मतलब एवरेज पावर से ही है, तो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जरा सही से क्वेश्चन समझ लीजिए। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर देखिए पानी है आपके पास नीचे में, और इस पानी को यहां पर ट्रांसफर कर देना है। कैसे, पंप के द्वारा। यहाँ पर ग्राउंड पर एक पंप लगा हुआ है, ये पंप ऐसे है, और इस पानी को ऐसे करते हुए यहाँ तक हमने पानी को लिफ्ट कर दिया। सपोज कीजिए ये पानी आपका 1000 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 kg। इस 1000 kg को H इक्वल टू 10 मीटर पर आपको चढ़ा देना है। तो आपको ये बताना है व्हाट इज द पावर ऑफ ए पंप, कितना देर में चढ़ा देना है, 10 सेकेंड में। आप क्वेश्चन को समझिएगा, 1000 लीटर पानी को इस टैंक में चढ़ा देना है, कितना ऊंचाई पर है, 10 मीटर में, और कितना देर में चढ़ा देना, 10 सेकेंड में। व्हाट इज द पावर ऑफ ए पंप। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंप का पावर क्या होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। ये पंप की पावर हो गया। वर्क डन कितना करना पड़ेगा, पानी का वजन कितना है, 1000 kg, m g और h कितना ले जाएगा वो लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई टाइम कर दीजिए। m 1000 kg है, 1000 लीटर मतलब 1000, g 10 है और h भी 10 है, और इसको कितना देर में ले जाना है, 10 सेकेंड में। ये दोनों कट गया, इसका मतलब आ जाएगा 10,000 वाट। अब आपके पास एक यूनिट को रखिएगा, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट।
इस यूनिट को याद रखिएगा। 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 10 वाट हो जाएगा, 10 किलो वाट। हमारे पास पावर कितना चाहिए, इतना वाट को हटा देंगे। ऐसे अगर यहां से लेते तो जूल पर सेकंड भी हो जाता है। जूल पर सेकंड को हम लोग वाट भी कहते हैं, और वाट को अगर किलो वाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कीजिए, आपके पास 10 किलो वाट आ जाएगा। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी समझ लीजिए। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, या ध्यान से समझिएगा। आप ये जानते हैं कि एक जूल जो एनर्जी होता है बहुत छोटा एनर्जी होता है। 1 जूल इज अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो हम लोग एक दूसरा यूनिट का प्रयोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट का मेजरमेंट क्या होता है, कमर्शियल यूनिट इज इक्वल टू किलो वाट आवर। दिस इज कॉल्ड किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। 1 किलो वाट में कितना वाट होता है, ये तो मैं अभी बताया आपको, 1000 वाट और 10 टू पावर 3 वाट। 1 आवर में कितना सेकंड हो जाएगा, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, दैट इज 3600 सेकंड। 1 आवर में 3600 सेकंड, ये हम लोग क्लियर जानते हैं। अब 1 किलो वाट आवर को हम लोग, इसका एक नया नाम भी होता है, यूनिट भी कहते हैं। बिजली विभाग में जो यूनिट का नाम आता है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 1 किलो वाट का बल्ब 1 घंटा तक अगर आप जलाएंगे तो पावर कितना कंजम्पशन हो जाएगा, 1 यूनिट। मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, consumption of energy of kilowatt 1000 watt for 1 hour। अगर 1000 वाट का बल्ब या कोई भी बिजली के सामान को 1 घंटा तक आप चलाएंगे तो 1 यूनिट या 1 किलो वाट आवर आ जाएगा। ना 1 किलो वाट आवर को जूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट 1 किलो वाट आवर इंटू जूल, ये भी एक इंपॉर्टेंट कन्वर्टेबिलिटी है। आइए, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट का मतलब हो गया 1000 वाट, और आवर इसको सेकंड में कर दीजिए तो 36, हमने अभी भी बताया था, 00 सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो 1 किलो वाट आवर बराबर, दैट इज ऑल्सो 1 यूनिट, that is also called 1 unit। 1 kilowatt hour बराबर 1 unit equal to 3.6 into 10 to power 6 joule। that is a very important, ये बिजली विभाग में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर। तो दोनों को पकड़िए, 60 वाट का एक बल्ब है और 6 आवर जलते हैं, यूज फॉर 6 आवर इन ए डे, एक दिन में 6 आवर ही जलेंगे। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम इन ए डे बाय द बल्ब, मतलब एक दिन जरूर है लेकिन बल्ब को चलना कितना है, 6 घंटा, पावर कितना यूज होगा, दैट इज द एनर्जी कितना होगा। तो एनर्जी इक्वल टू हम लोग किलो वाट आवर में निकाल लीजिए, वाट का दिया हुआ उसको किलो वाट में कन्वर्ट कर दीजिए तो कितना किलो वाट हो जाएगा, 60 वाट इज इक्वल टू 0.060 किलो वाट। तो 60 वाट को हटा के किलो वाट कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखिए 0.060, ये किस चीज का हो गया, किलो वाट आवर। इसको आवर से गुना कर दीजिए, कितना आवर तक है, 6 घंटा तक हो गया आवर। किलो वाट आवर से आवर आपका कट जाएगा, अब आपके पास कितना पावर का कंजम्पशन हो गया, यहाँ पर 6, इसको यूनिट को हटा दीजिए, इंटू 6 कर दीजिए, ये आपका आंसर में किस चीज में आ जाएगा, किलो वाट आवर। कैसे आ गया, ये वाला पावर किस चीज में है, किलो और वाट में है, और ये पावर क्या है, घंटा में है, तो ये किलो वाट आवर आ गया। इसका वैल्यूज कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.360 किलो वाट आवर, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, 0.36 यूनिट भी कह सकते हैं। बिजली विभाग तो यूनिट में कहता है। आप बढ़िया समझ गए होंगे, 60 वाट को मैंने कन्वर्ट कर दिया किलो वाट, और कितना घंटा तक चलना है, 6 आवर, तो 6 आवर, इस टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, किलो वाट आवर, दैट इज। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से लिया गया है, कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल, वन लाइन क्वेश्चन से, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। हाफ मास है 15 और वी है 4 का स्क्वायर, दैट मच ऑफ ए जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए मास एम, मास का वैल्यू नहीं दिया हुआ, मूविंग विथ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ ऑब्जेक्ट का 25, हाफ, मास नहीं दिया हुआ है और वेलोसिटी में 5 का स्क्वायर कर दिया। ये 25 कट गया तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 kg। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 kg। अब क्या कहता है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। अब वेलोसिटी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। हाफ एम तो वही रह जाएगा और वी डैश उसके मास को, उसकी वेलोसिटी स्पीड को डबल कर दिया जाएगा। पहला स्पीड 5 था, अब 10 कर दिया, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या होगा 2 से 2 कटे और ये 100 जूल हो गया। दिस इज द सेकंड पार्ट। इसका एक पार्ट और भी कहता है कि अगर वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया जाएगा तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सिंपल, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर कर दीजिए। हाफ एम ट्रिपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को ट्रिपल 15, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और मास कितना है 2, यहाँ पर 2 से 2 कट गया 225 जूल। दैट इज योर आंसर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। आंसर हम स्टार्ट कीजिए, डाटा से साथ निकालिए। एम कितना दिया हुआ 10 kg, इज गिवन टू ए हाइट ऑफ 6 मीटर, हाइट को ले जाना है इसे 6 मीटर तक। अंडर जी का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनर्जी कौन सा आ जाएगा, जब आप इसके हाइट को ऊपर कीजिएगा तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। वह कितना पोर्ट करेगा, mgh। समझ लीजिए कैसे, मान लीजिए ये यहाँ पर था, इसको उठाना है, कितना फोर्स लगाइएगा इसके mg के बराबर, इसको यहाँ तक ले आए, यहाँ तक कितना हाइट तक ले आए, h हाइट तक, तो आपने वर्क डन कितना किया, फोर्स इंटू हाइट, mgh, तो वही हमारे पास जितना वर्क डन करेंगे वो सारा किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो m की जगह पर आप 10 पुट कीजिए, g के जगह पर 9.8 इंटू h के जगह पर 6, दैट मच ऑफ ए जूल एंड दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट ए सर्टेन हाइट above the ground if the gravitational potential energy of the object, ऐसे ये रेफरेंस हो गया और यहां से इसकी कुछ ऊंचाई है जो हम नहीं जानते हैं और यहां पर आके इसकी पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल है, हाइट पर है, मास कितना है 12 kg है। तो पूछता है फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, इसको ग्राउंड मान लीजिए, ये ग्राउंड हो गया। तो फॉर्मूला क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम आपको बार बार बता रहे हैं, दैट मस्ट बी इक्वल टू mgh। ये आपको 480, मास आपके पास 12 है, g 10 है और h नहीं जानते हैं, तो आपके पास ये कट गया, 0 से 0 हो गया, ये 4 हो गया, h कितना हो गया 4 मीटर एंड दैट इज योर आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, आप जरा फोकस करेंगे। मैं समझता हूँ ये किताब आपके पास है, आप उसी किताब का ये क्वेश्चन है, पेज नंबर 149 पर है। कहता है ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स, क्वेश्चन लिखा हुआ आप उस पढ़ सकते हैं, ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। मतलब दो जो बैल हो गए, 2 बैल हैं, वो आपको कितना फोर्स लगा रहे हैं 140 न्यूटन। ओके, द फील्ड बीइंग प्लॉज्ड इज 15 मीटर लॉन्ग, लेंथ कितना दिया हुआ है 15 मीटर है। आपसे पूछते हैं हाउ मच वर्क इज डन इन प्लॉजिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, वर्क डन करना है, तो वर्क डन में क्या हो जाएगा फोर्स इंटू लेंथ, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि हल भी इधर ही चलेगा, देखिए हल भी इधर चलेगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही चलेगा, फोर्स भी इधर और एल भी इधर, तो दोनों के बीच का थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। एफ है 140 इंटू 15 जूल, आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को आप जरा ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक की है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वर्क टू बी डन, कितना वर्क करना पड़ेगा। पेज नंबर आपके पास है 151 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार
इनिशियल वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी कह रहा है उसको बढ़ा देना है, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, और मास भी दिया हुआ है 1500 kg। यस, व्हाट इज वर्क इज टू बी डन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम आपको क्या पढ़ाए थे? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv² माइनस ऑफ हाफ ऑफ mv²। यहाँ पर u का वेलोसिटी कितना कीजिएगा? 35/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। v भी दिया हुआ 16 किलोमीटर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हाफ हो गया, मास की वैल्यू आपको कॉमन ले लीजिए 1500 हो गया, और इस वैल्यूज को पुट कर दीजिए, v² और u² की वैल्यू पुट कर दीजिए, इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे पास है एक्सरसाइज है और आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है कि किसमें वर्क डन हो रहा और किसमें नहीं हो रहा। हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन टू ए सर्टेन An object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and final points of the path of the object lies on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? Yes, very simple question. देखिए क्वेश्चन क्या है। एक पत्थर है जिसको आप ऐसे करके फेंकिए और ये पत्थर ऐसे करके आ गया, ये उसका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स कितना होगा? आप ध्यान से देखिए, ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है, और हाइट यहां पर कितना गया? इसी हाइट पर तो ये भी है, तो इसका मतलब h कितना हो गया? 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स हो गया mg इंटू एच। एच डिस्प्लेसमेंट ये वाला नहीं लेंगे, फोर्स के डायरेक्शन देखिए ये है, और ये जा किस साइड रहा है? इस साइड गया। दोनों को देखिए, mgh और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? cos 90 डिग्री। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, और फोर्स किधर लग रहा है? ये, और दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? तो आप m पुट कीजिए, g पुट कीजिए, h पुट कीजिए, और cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इसलिए वर्क डन क्या हो गया? 0। इसका क्वेश्चन का सार क्या है कि वर्क डन एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट 90 डिग्री, एंड द आंसर इज सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बैटरी लाइट ए बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन ए प्रोसेस। तो बैटरी में क्या होता है? केमिकल एनर्जी है, उसको किस चीज में कन्वर्ट कर दिया गया है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो गया? थर्मल एनर्जी। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा तीसरा का? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मेरे सामने आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर टू 2 मीटर। आप यहां पर देखिए, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर और फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल। क्वेश्चन 4 है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी घट रहा है या बढ़ रहा है? तो घट रहा है, तो घटेगा तो कौन सा फोर्स लगेगा? अपोजिंग फोर्स लगेगा। तो आपसे इसमें क्या पूछ रहा, आप गेस कीजिए। वर्क डन बाय द फोर्स, तो वर्क डन क्या पढ़ाए थे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर। v फाइनल आपका दिया हुआ है 2, हाफ m आपके पास दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में मास दिया हुआ 20, v फाइनल दिया हुआ 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर। ये निगेटिव आ जाएगा, ये वर्क डन क्या हो गया? निगेटिव इन जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। ए मास ऑफ 10 kg इज एट द पॉइंट ऑन ए टेबल, इट मूव टू ए पॉइंट बी। इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? सिंपल। अब देखिए जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें कितना काम आ रहा है। ये टेबल का ए इंड है और ये बी इंड है। ए से बी तक आ गया, यहां से यहां तक आ गया, ए से बी तक आ गया। ये कौन सा? हॉरिजॉन्टल है। बेहतर। अब ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा होगा? सिंपल बात है, ग्रेविटी इधर लगा होगा।
डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, इस साइड हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, mg, मान लीजिए ये d डिस्टेंस है और cos 90 डिग्री। अब वर्क डन कितना हो गया हमारे पास, जीरो। क्यों जीरो हो गया, कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो cos 90 का वैल्यू जीरो है, वर्क डन जीरो। फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। आप भी अपनी किताब देखिए, मैं भी अपने देखता हूं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायोलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाई? अरे भाई, ये तो मैं पढ़ा ही चुका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कि जब आप इसको छोड़िएगा तो क्या करेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और जितना टोटल एनर्जी यहां पर है उतना ही टोटल एनर्जी नीचे रहेगा। सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन मस्ट बी सेम। तो ये तो वायोलेट नहीं करता है, तो इट डज नॉट वायोलेट द एनर्जी लॉ। तो इसमें क्या हो गया, डज नॉट वायोलेट, नहीं करता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th के लिए, चलिए अब हम 7th स्टार्ट करते हैं। कहता है व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस दैट occur when you are riding a bicycle? Yes, आप अगर साइकिल को चला रहे हैं तो कौन सा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? ऑब्वियसली आपके पास जो बॉडी का एनर्जी है, आप पेडलिंग कर रहे हैं, तो पेडल करके क्या कर रहे हैं, आप उसको आगे ले जा रहे हैं, तो योर बॉडी एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो आपके बॉडी में कौन सा एनर्जी होता है, आप खाते हैं, आप पीते हैं, आपके पास बॉडी की एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, दिस इज ऑल्सो ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप सीढ़ी से ऊपर चले जाते हैं तो आप थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी कम हो गई। क्यों एनर्जी कम हो गई, आप ऊपर चले गए, आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और उतना ही आपके बॉडी की एनर्जी घट जाएगा, आप इसलिए अपने आप को एग्जॉस्ट समझते हैं। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरा फोकस, क्वेश्चन नंबर 8, पढ़िए इस क्वेश्चन को। डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश ए ह्यूज रॉक with all your might and fail to move it? Where is the energy you spend going? Yes, कहता है कि आप एक बड़े से पत्थर को धक्का दे रहे हैं और पत्थर इतना बड़ा है कि आगे बढ़ नहीं रहा है, तो क्या आपने कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? क्वेश्चन के मुताबिक फेल टू मूव इट, वेयर इज द एनर्जी आउट व्हेन गोइंग? तो क्या आपकी बॉडी की एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है? नहीं, एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। तो एनर्जी कहां चला जा रहा है, आप ध्यान से देखिए। आप फोर्स को लगा रहे हैं, बट दैट मच ऑफ एनर्जी इज नॉट। तो फिजिक्स की भाषा में क्या हो जाएगा, देयर इज ए नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिकॉज देयर इज ए नो वर्क डन। क्या आपने कोई काम किया? बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया, कि देयर इज ए नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन हो गया जीरो। इसलिए देयर इज ए नो वर्क डन, नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पढ़िए क्वेश्चन नंबर। A certain household was consumed 250 units of energy during a month. How much energy in joule? Yes, आप कितना कंज्यूम किया है हाउसहोल्ड? 250 यूनिट्स किया है। बिजली विभाग ने उसको दिया कि आपने बच्चे 250 यूनिट्स बल्ब लगाया, तो जूल में कितना कन्वर्ट हो जाएगा? तो मैं बताया था आपको, एक यूनिट बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसलिए 250 यूनिट्स बराबर कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ इंटू 250 जूल। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जरा आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं। An object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What is the potential energy? Simple. पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, उसका मास इंटू जी इंटू हाइट कितना है। अब इसकी मास कितना कह रहा है, 40 kg है। जी की वैल्यू नहीं दिया रहे, 10 ले लीजिए, और हाइट कहता है 5, इतना जूल ऊपर चला गया। ओके, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। यस, अब कहता है कि ये जिस भी ऊंचाई पर था, इसको अब नीचे छोड़ दिए, तो बीच में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये बात पूछता है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे इसकी हाइट गिरता जाता है, इसकी हाइट 5 मीटर पर है, तो कितना इसके पास एनर्जी है, पूरा के पूरा इतना जूल है। 5 मीटर, इसकी हाइट कितना है, 5 मीटर पर। तो अगर 2.5 मीटर पर रहेगा तो इसकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना बचेगा, 2.5 मीटर पर ले लिए मिड वे। आप समझना बच्चे को, कहता है
कि ये पत्थर को गिरा दो, गिरा दिए, कितना गिरेगा, आधा दूरी गिर जाए। पहला कितना ऊंचाई पर है, 5 मीटर, अब गिर के कितना आ गया, 2.5 मीटर। तो अब इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, निकाल लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh। m कितना है मालूम है हमारे पास 40, g मालूम है 10 और h डैश मालूम है 2.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25 इंटू 40। इसको मल्टीप्लाई करो 1000 जूल। ये 1000 जूल कहां पर आ गया, 2.5 मीटर पर। और पहले कितना जूल था इसके पास, आप इसको काउंट करोगे 2000 जूल था। 1000 जूल अभी इसके पास कौन सा एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है 1000। तो बाकी 1000 किस चीज में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अभी का। तो 2000 में से 1000 घटा दिए, तो अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 1000 जूल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लैंग्वेज से लंबा हो गया। यहां पर इसकी टोटल एनर्जी कितना है, 2000 जूल। आधा पर कितना हो जाएगा, आधा हाइट खत्म हो गया, इसलिए आधा एनर्जी बचेगा। 1000 जूल काइनेटिक एनर्जी और 1000 जूल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों बराबर बराबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप भी पढ़िए, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। यस, आप देखिए ये अर्थ है और सैटेलाइट इसको चारों ओर घूम रहा है। ये देखिए सैटेलाइट, आप इसको यहां पर ले लीजिए। अगर ये यहां पर है तो अर्थ इसको किधर खींचेगा, सैटेलाइट को इधर खींचेगा, याद रखिए। और सैटेलाइट का वेलोसिटी किधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होता है और फोर्स क्या करेगा, ये सैटेलाइट है और ये अर्थ है, इसको अपनी ओर खींचा। और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। हमेशा सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वेलोसिटी के तरफ होता है और फोर्स इधर लग रहा है। दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, FD cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0, तो वर्क डन 0। ये समझ में आ गया, क्योंकि यहां पर फोर्स, मान लीजिए ये सैटेलाइट यहां पर है, अब फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो अभी भी वर्क डन कितना हो गया, 0। तो सैटेलाइट पर कितना भी राउंड चक्कर लगा ले, देयर इज ए नो वर्क डन बाय द अर्थ। क्यों, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कहता है, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्या ऐसा कभी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्कस द क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर। ये आपको कहता है, भाई जब आप किसी पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो भी तो हो सकता है ना कि उसके पास कुछ वेलोसिटी हो, u इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कब होगा, जब फोर्स इज इक्वल टू 0, तब तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा ही, लेकिन वर्क डन क्या होगा, 0। समझ में आ गया आपकी बात। यस, अगर क्वेश्चन पूछता है कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट विदाउट ए फोर्स, यस, कब होगा, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन उस केस में पूछे व्हाट इज द वर्क डन, तो दैट इज 0, क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ जाइए। 13 कहता है, पर्सन होल्ड ए बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट टाइड, डज ही डू वर्क और नॉट। यस, ये भी सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई आदमी है, अपने सर के ऊपर एक बंडल रखे हुए हैं और ये बहुत देर तक रखे हुए, क्या वर्क डन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए लड़के के द्वारा फोर्स इधर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और क्या बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ब्लॉक तो उसी के माथे के ऊपर ही है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। इस केस को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर, क्वेश्चन नंबर 14 कहता, 13 हो गया, यस हो गया, 13 हो गया, 14, ये 13 क्वेश्चन था, 14 क्वेश्चन हम अब कर रहे हैं। कहता है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेटेड 1500 वाट। तो पावर कितना दिया हुआ है इलेक्ट्रिक हीटर का, पावर ऑफ हीटर इज इक्वल टू 1500 वाट। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, टाइम दिया हुआ है, 10 घंटा में कितना एनर्जी खत्म होगा। एनर्जी कंजम्पशन पूछ रहा आपसे, एनर्जी कंजम्पशन। आपको मैं क्या बताया हूं, एनर्जी कंजम्पशन निकालने के लिए इस वाट को आप किस चीज में कन्वर्ट कर दीजिए, किलो वाट में। तो ये कितना किलो वाट हो जाएगा,
1500 को 1000 से भाग दे दीजिए, तो ये हो गया 1.5 किलोवाट। तो अब आ जाइए, इसका पावर कंजम्पशन किलोवाट कितना हो गया, 1.5 किलोवाट। अब कितना घंटा तक कर रहा है, 10 घंटा तक, तो आवर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर क्या आ गया, 15 किलोवाट आवर, मतलब कितना हो गया, 15 यूनिट पावर कंजम्पशन। बढ़िया से समझ लीजिए, वाट दिया रहेगा तो इसको किस चीज से डिवाइड कर दीजिएगा, 1000 से, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट। और कितना घंटा चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि किलोवाट आवर इस क्या होता है, एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहां से देखिए, कहता है कि एक पेंडुलम है जो ऑसिलेट करता है, पेंडुलम ऑसिलेट करता है, मतलब एक बार इधर एक बार इधर इधर। तो इसमें कौन सा एनर्जी कम हो रहा है और कौन सा एनर्जी बढ़ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। आप इसको रेफरेंस ले लीजिए, रेफरेंस। तो ये सबसे नीचे पर है, तो यहां पर इसके पास एक गति है, भी गति है, और इसके कारण ये ऊपर चला गया, यहां पर जाके स्टॉप हो गया, यहां पर भी जाके बॉब स्टॉप हो गया। घड़ी आप देखते हो ना, घड़ी की पेंडुलम घूमते रहता है, तो यहां पर गति रहता है, टॉप पर आके स्टॉप पे टॉप पर है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0। और इस हाइट के बराबर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh। तो इसमें क्या कन्वर्सन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है और यहां पर काइनेटिक एनर्जी, यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा अगर, तो ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा। क्यों, लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन ए काइनेटिक एनर्जी एंड गेन इन ए काइनेटिक एनर्जी इज लॉस इन ए पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये स्टॉप पेंडुलम जिंदगी भर चलता रहेगा या थोड़ा देर में रुक जाएगा? ऑब्वियसली थोड़ा देर में रुक जाएगा अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये कंजर्वेशन कहाँ चला गया, क्योंकि हमने तो कंजर्वेशन में कहा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक्सचेंज करेगा। बीच में एयर रेसिस्टेंस है, तो क्या करता है, एक फोर्स लगाता है एयर रेसिस्टेंस का, जो कि धीरे धीरे उसकी एनर्जी को कंज्यूम करते जाता है और इवेंचुअली लॉस हो जाता है। तो क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि नहीं? बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी कहाँ लॉस हो गया, दिस मच ऑफ एनर्जी फाइनली लॉस्ट इन स्ट्रगलिंग, लड़ाई करते हुए, किससे, अगेंस्ट द एयर फोर्स। एयर के जो पास फोर्स लग रहे हैं, एयर के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है, उसमें उसकी एनर्जी खत्म हो गई। तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन 16 पर आइए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, इसकी मास m, इसको रोक देना है, स्टॉप, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? अगर हम लोग v डैश ले लें, फाइनल 0 हो गया, इसको रोक दिया। तो पूछता है आपको इसको रोकने में हाउ मच इज द वर्क इज टू बी डन। तो आप वर्क डन क्या जानते हैं, वर्क डन चेंज इन वर्क डन, या वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये देखिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाफ m कॉमन ले लीजिए, v फाइनल का 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल v का स्क्वायर, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर विथ निगेटिव वैल्यू। तो दिस इज द वर्क डन। आंसर क्या आ गया, माइनस हाफ m v स्क्वायर। ये समझ में आ गया? वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सा थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अब हाफ m v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, हाफ m v स्क्वायर, फाइनल तो 0 हो गया। ये निगेटिव साइन क्या शो करता है कि फोर्स इज अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट। देखिए, अगर वो रुक गया तो फोर्स किधर लग रहा होगा, इस साइड, और डिस्प्लेसमेंट है उस साइड, इसलिए वर्क डन क्या आ जाएगा, निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार 15 kg मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। मतलब मास दिया हुआ है 1500 kg और इसकी स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए? तो वो तो वही सवाल हो गया ना, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हाफ m दिया हुआ 15, v फाइनली 0 का स्क्वायर, और इनिशियली कितना हो जाएगा, 16 इंटू 5/18, और इसका पूरा का सेटअप का स्क्वायर, दैट इज मच ऑफ ए जूल। ये भी निगेटिव आएगा, ये तो पिछला ही क्वेश्चन है, 16 और 17 बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपके पास 3 फिगर दिया हुआ, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, एक फिगर है। दूसरा फिगर में दिया हुआ है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट,
और तीसरा फिगर में दिया हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है। चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट इन विच केस द फोर्स इज निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। यस, किस में पॉजिटिव है, किस में निगेटिव और किस में जीरो है। इस केस में बच्चे क्या होगा, एक केस में फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, बोलिए एंगल कितना हो गया, जीरो। वर्क डन आपको हम क्या पढ़ाए थे, एफ डी कॉस 90 डिग्री, यहां पर कॉस 90 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इस केस में वर्क डन क्या हो गया, जीरो। इस केस में फोर्स भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है, तो क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस 0 डिग्री, दैट इज एफ डी एंड दिस इज पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू एफ डी कॉस कितना लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर है, कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। वर्क डन क्या हो गया, एफ डी। क्यों, क्योंकि कॉस 180 डिग्री बराबर क्या होता है, -1। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आप पीछे पढ़े और उसका एप्लीकेशन यहां कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे पास। क्या कहता है, आपके साथ मैं भी पढ़ूं। सोनी सेज द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन द सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विथ। ठीक है, देखिए यहां पर कहता है कि बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे फोर्स, और कहता है क्या एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इफ एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, सभी फोर्स को जोड़ दें, अगर नेट जीरो हो जाएगा तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एफ नेट बाई मास, एफ नेट जीरो मास एम, तो क्या हो गया, जीरो। इसका आंसर आ जाएगा यस। बहुत सारे फोर्स लगने के बाद भी एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है, जब वो सारे फोर्स का नेट वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब दे कैंसिल ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब आ जाता है हमारे पास 1920 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को फोकस करें। यस, 20 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट ईच। 4 डिवाइस ऑफ 500 वाट ईच, 4 सिस्टम है, एक सिस्टम में 500 वाट लगा हुआ है। चलिए, कितने घंटे तक चलते हैं, टाइम इक्वल टू 10 आवर। आपसे क्या पूछ रहा है, एनर्जी कंज्यूम्ड। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब 4 डिवाइस है, 500 है, तो टोटल पावर कितना हो गया, टोटल पावर 4 इंटू 500, तो ये हो जाएगा 2000। ये आपका वाट हो गया। इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कितना किलोवाट हो जाएगा, 1000 से भाग दे देना, तो 2000 को 1000 से डिवाइड कर दो, तो कितना किलोवाट हो गया, 2 किलोवाट। अब यहां पर पावर कंजम्पशन में आपको क्या करना रहता है, कितना किलोवाट है, तो 2 किलोवाट। कितना देर तक, 10 आवर, तो आंसर क्या आ गया, 20 किलोवाट आवर। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 20 सरकारी तौर पर 20 यूनिट्स कहलाएगा। बिजली विभाग 20 यूनिट्स का आपको बिल दे देगा। इस क्वेश्चन में क्या था, 4 डिवाइस था, 500 वाट था, तो टोटल पावर इज कितना हो गया, 2000। उसको 1000 से डिवाइड कर दिए, किलोवाट में आ गया, और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल पावर इन टोटल एनर्जी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 21। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। यस, अब आप यहां पर देखो, फ्रीली फॉलिंग है, मान लीजिए इसकी मास है u, वेलोसिटी u इक्वल टू 0 और मास है m, यहां पर गिर गया और रुक गया, तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसको मिल जाएगा, अर्थ को, और अर्थ के साथ क्या हो जाएगा, लॉस इन ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गोज टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ। और ये ब्लॉक सिस्टम वास्तव में क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लास्ट क्वेश्चन है और हम आपके साथ अच्छे से डिस्कस करके ही बंद करेंगे। देखिए, ये कलम मैंने अर्थ पर गिरा दिया, आप कहेंगे ये तो कलम जाके रुक गया, अर्थ के साथ क्या हुआ, अर्थ के साथ क्या हुआ, तो वास्तव में क्या होगा, अर्थ के साथ नीचे जाना पड़ेगा अर्थ को। ध्यान दीजिए, क्यों, क्योंकि ये मास और ये मास मिलकर दोनों का एक कॉमन वेलोसिटी आ जाएगा, और कॉमन वेलोसिटी से इसको नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये एनर्जी बहुत कम है और ये मास तुम्हारा बहुत ज्यादा अर्थ का मास है, तो वास्तव में इतना कम नीचे जाता है कि दैट इज ए अनकाउंटेबल, इसको काउंट ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर वास्तव में पूछा जाए कि इस बॉल को गिरने के बाद अर्थ में क्या हुआ, अर्थ के साथ क्या हुआ, तो उसका जवाब क्या होगा, यस, इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी काइनेटिक एनर्जी में, अर्थ में, और अर्थ नीचे की ओर जाएगा उसकी एनर्जी को। तो लेकिन उसके हम लोग नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, कि मास ऑफ द अर्थ इज ए वेरी वेरी ग्रेटर कंपेयर टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो इस तरह से हमने ये वर्क एनर्जी पावर के सारे क्वेश्चन को मैंने कर डाला। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये क्वेश्चन तो इसका कुछ भी नहीं है, अगर ये कहा जाए कि 2-4 लाइन के क्वेश्चन होते हैं। मेन हो गया, आप कॉन्सेप्ट को देखिएगा। इस तरह से अब आपके पास एक और चैप्टर बच जाता है साउंड के लिए। मैं इसे अगले क्लास में सॉल्व करूंगा। अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को नेक्स्ट में भी जरूर देखिएगा। लेकिन हाँ, हमारा नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे, इसलिए आप कहीं भी हैं आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। सिर्फ 9 तक ही नहीं, 10 तक ही नहीं, 11 तक ही नहीं, 12 तक ही नहीं, जब तक आप IIT JEE या मेडिकल कर नहीं जाते हैं, आप हमें अपने साथ सदा पाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।